वी हैव बीन स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने अब तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा, लेकिन अब आपको इसके फॉर्मूले बनाने हैं। यू हैव टू गेट द फॉर्मूला। ठीक है, आपको इसको फॉर्मूला शीट में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फॉर्मूला शीट। तो आज तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, सारे फॉर्मूलों की एक लिस्ट बनाइए आप सब लोग। ठीक है, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूले। और ये फॉर्मूले सिर्फ लिखने नहीं है, तो इनको आपको याद करना है। तो याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट देम ऑन अ पेपर and paste it on the wall or a notice board or wherever it is possible. आपके स्टडी टेबल के आसपास या आपकी लिविंग रूम में या आपके रूम पर्टिकुलर रूम में या हॉल में, कहीं भी आप ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर आप इसको सुबह उठ के पढ़ सकते हो। सो दैट इज द टेक्निक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जो लोग इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, so these students they will really take leaps of progress. Okay, so please do that everyone. Let's proceed. हम पढ़ रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। हमने लास्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा? सो वी हैव सीन अबाउट आई थिंक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने शुरू किया था, है ना? सो फिर से एक बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। देखो बेटे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने क्या पढ़ा है? सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने देखा कि इफ देर इज एनी लिक्विड या गैस भी हो सकती है कंटेनर के अंदर, इसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है बाय प्रोवाइडिंग हीट। ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने बाहर से हीट दिया, तो उसके अंदर जो भी लिक्विड हो या गैस हो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यस और नो? हीट देने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है, राइट? तो अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया बाय अप्लाइंग, किसकी मदद से? सो इट इज बाय अप्लाइंग हीट। ठीक है, तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया। तो पूछा आपको, इसका डेफिनेशन मैंने बताया था कि द अमाउंट ऑफ हीट, देखिए क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड गैस, लिक्विड या फिर गैस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ऐसा हीट या ऐसा एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, किसके लिए? क्या करना है हमें? इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। किसका? जो भी लिक्विड या गैस दी है उसका टेम्परेचर, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी हमें लगता है उसको हम डिफाइन करते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल के लिए है, इसलिए मोलार शब्द आया। देखिए मोलार, आर यू एबल टू सी मोलार? ठीक है, मोलार का मतलब है 1 मोल के लिए। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड और गैस। इज इट क्लियर? ओके, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। तो इसलिए हमने इसको डिफाइन किया, C इज इक्वल टू Q अपॉन, Q मतलब क्या है? हीट। व्हाट इज Q? हीट। व्हाट इज N? व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। What is delta T? Delta T is the change in temperature. Okay, so Q upon N मतलब number of moles, delta T मतलब temperature. तो ये बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ तक समझ में आया सबके? ये अगर समझ में आया है तो जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्लियर। टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल नो कि आपको समझा कि नहीं समझा। ग्रेट, क्लियर।
वेरी गुड, ओके, गुड 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 गुड। यस बेटे, सो C is equals to n, C is equals to Q upon n डेल्टा टी। उसी तरह से दूसरा एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया जिसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या होता है? वही डेफिनेशन फिर से कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लेकिन एक मोल की जगह नंबर ऑफ मोल्स जो यहां पर लिखे थे उसकी जगह मास लिखेंगे। ठीक है, इसको मास लिखेंगे बेटे। ठीक है, तो m डेल्टा टी, ओके, सो Q अपॉन m डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ so today what we are going to learn is the part ahead of this in specific heat capacity. Now we are going to see two more types of specific heat capacity. So there is something called as specific heat at constant pressure. सब लोग ध्यान से सुने, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है पहले समझते हैं। ओके, आर यू विथ मी? ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में, ये सिस्टम कोई भी सिस्टम हो सकता है, इस पर्टिकुलर सिस्टम का प्रेशर अगर आपने कांस्टेंट रखा, प्रेशर आपने बदलने नहीं दिया, ठीक है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ऐसे सिस्टम को जब हमने हीट दिया, हमने इसको हीट प्रोवाइड किया और इस हीट प्रोवाइड करके इसका टेम्परेचर बदलने में हमें जितना एनर्जी लगेगा पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल, तो उसको कहा जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, और इसको डिनोट किया जाता है Cp, ऐसे सिंबल है इसका Cp। ओके, सो व्हाट इज Cp? Cp is the amount of heat required again to raise the temperature n into delta T by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। फॉर्मूला वही रहेगा, पहले के जैसा ही फॉर्मूला वही रहा, लेकिन बस इसमें प्रेशर कांस्टेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सिलेंडर है, मान लिया, अगर ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ऐसा मान लिया आपने, देयर इज अ पिस्टन लाइक दिस, और इसके अंदर मान लो कि गैस भरी हुई है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? गैस। तो इस गैस का प्रेशर हमने कांस्टेंट रखते हुए, इसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, और ये हीट प्रोवाइड करने से इसका जो टेम्परेचर है वो बदल गया। 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने में जितना हीट हमें लगा उसको कहा जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब स्पेसिफिक हीट को ढूंढने में एक कंडीशन लगा दी हमने। क्या किया बेटे? स्पेसिफिक हीट को ढूंढने के लिए बस एक कंडीशन लगा दी कि प्रेशर कांस्टेंट रखो भाई, इतनी सिंपल सी कंडीशन है। तो क्या यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है? जी हाँ, यहाँ पर वॉल्यूम कैन चेंज, यहाँ पर वॉल्यूम बदल सकता है, लेकिन प्रेशर इज कांस्टेंट, ये कंडीशन है। समझ में आया? लिख लो फटाफट, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
चलो मेक इट फास्ट। वेरी सिंपल राइट। अरे नहीं, इसको मेयर्स फॉर्मूला नहीं कहते रे। मेयर्स फॉर्मूला आने वाला है आगे, अभी उसको टाइम है, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो आपके समझ में आ गया है ना। अब आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी specific heat at constant volume, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सब लोग ध्यान से सुनिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये क्या होता है? अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को अगर आपको समझना है तो ऐसा समझिए, वंस अगेन देयर इज अ सिलेंडर लाइक दिस, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें हमने फिर से पिस्टन लगा दिया। इस तरह एक पिस्टन कंसिडर करिए, ओके, और इसके अंदर गैस भरी हुई है, ओके बेटा, और इसको हमने हीट दे दिया। लेकिन अब की बार अब हमें क्या करना है बेटे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब ये फिक्स्ड हो जाएगा, ये जो आपका पिस्टन है ये फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड है इसका मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ने नहीं देना है। तो ऐसे सिस्टम में जहां पर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट रहेगा, भले ही प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर में चेंज, प्रेशर बदल सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ओके। ऐसी सिस्टम को हम कहते हैं स्पेसिफिक द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको डिनोट करते हैं हम सी वी। कैसे डिनोट करते हैं हम इसको? सी वी से। सो बेटे सी वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, फिर से, ठीक है, क्लियर हुआ? Cv इज क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, फॉर्मूला विल नॉट चेंज। व्हाट विल चेंज? यस, प्रेशर में चेंज। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बस एक कंडीशन लगा दिया, यहां पर कुछ नहीं है ना, देयर इज जस्ट अ कंडीशन विच इज अप्लाइड, सिंपल, वेरी गुड, वेरी नाइस, ये तो समझ में आ रहा है सबके, है ना, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़े बेटे, सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसमें वॉल्यूम बदलेगा नहीं, ठीक है। आपका जो गैस है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके समझ में आ गया है ना। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमने पढ़ा और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको भी हमने पढ़ा, ठीक है। अब let us understand a law called as first law of thermodynamics। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ बताने जा रहा हूं जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन काइनेटिक थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी को अगर हमें बहुत अच्छे से समझना है तो ये फर्स्ट लॉ की हमें जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, और इसलिए मैं फर्स्ट लॉ को यहाँ पर आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सब लोग ध्यान दीजिए। अब प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा सिलेंडर आप कंसिडर करिए, ठीक है, और यहां पर है इस तरह का पिस्टन, देयर इज अ पिस्टन लाइक दिस, और इस सिलेंडर के अंदर हमने लगा दिया ये गैस है बेटा, देयर इज अ गैस, और इसको हमने बाहर से कुछ हीट एनर्जी दिया। ये बर्नर है, बर्नर के ऊपर हमने इसको लगा दिया तो इसको हीट एनर्जी मिला बाहर से, ठीक है, बाहर से इसको मिला हीट, क्यू का मतलब होता है हीट, ठीक है, इसको हीट एनर्जी मिला और ये गैस को हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं उसको 100% अटेंशन देके सुनो। प्यारे बच्चों, जब हमने इसको हीट दे दिया तो इस हीट के कारण क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि हीट इज प्रोवाइडेड टू द गैस, हीट इज प्रोवाइडेड टू द गैस, इस गैस को हमने हीट प्रोवाइड किया, उसके कारण क्या होगा, क्या गैस एक्सपैंड होगा? जी हाँ, एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है, इज पॉसिबल, ठीक है। यहां पर गैस एक्सपैंड होगी, पॉसिबल है, ठीक है। गैस एक्सपैंड होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, क्यों भाई? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा, है ना। जैसे आपने घर में जो स्टोव होता है, सो उसके ऊपर आपने पानी गर्म करने रख दिया, उसके ऊपर प्लेट रख दी, स्टील प्लेट, क्या होगा? प्लेट थोड़ी सी ऊपर धक्का मार के पानी बाहर निकल जाएगा ना, द वाटर वेपर्स, राइट। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर ये गैस एक्सपैंड हो गई, तो जैसे ही गैस एक्सपैंड होगी ये पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगी और पिस्टन ऊपर, ये पिस्टन का ऊपर मोशन हो जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसका मतलब पिस्टन मूव्स, ठीक है, पिस्टन मूव्स। तो जहां पर मूवमेंट होती है, पिस्टन को हमने मूव कर दिया, इसी का मतलब होता है, इसी को हम कहते हैं वर्क इज डन ऑन द पिस्टन, वर्क डन ऑन पिस्टन। इस पिस्टन को
मूव करने में कुछ एनर्जी खर्चा हो गई, उसको वर्क डन ऑन द पिस्टन ऐसे कहा जाता है। ये समझ में आया? ठीक है बेटा। सो वर्क इज डन ऑन द पिस्टन। तो इसको हम दिखाते हैं, मान लो कि W इस सिंबल से दिखाते हैं। ओके, W इस सिंबल से हमने वर्क डन को दिखाया, जो हीट आया उसको हमने Q से दिखाया। लेकिन उसके अलावा और एक चीज यहां पर होगी, इसके अलावा और एक चीज होगी, क्या होगी? वो है कि इसका टेम्परेचर बदलेगा। द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो बेटे गैस का टेम्परेचर बदलेगा, है ना? अब गैस का टेम्परेचर क्यों बदलेगा? क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई, थर्मल एनर्जी, है ना, इसलिए टेम्परेचर बदला। और हमने पहले देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमने देखा था, आपको याद है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होती है, हमने लिखा था उसको, याद है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 kBT ये लिखा था। और वहां पर हमने ब्रैकेट में लिखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, के मतलब एनर्जी है बेटा, एनर्जी है ना, तो एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आया ना। ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। इसी को हमने इंटरनल एनर्जी ऐसा नाम दिया है। रिमेंबर, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। यहां तक सबके समझ में आया क्या हो रहा है यहां पर? इज इट क्लियर बेटा? अगर आपको समझ में आया हो सो जस्ट से क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, सबके समझ में आया? अब ये जो हीट हमने इसको प्रोवाइड करी, क्यू, ये जो क्यू हीट थी प्यारे बच्चों, ये हीट दो जगह पर यूटिलाइज हो गई। ये जो हीट थी जो हमने दी, दिस हीट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। कहां कहां पर ये एनर्जी खर्चा हुई? ये जो हीट एनर्जी थी वो कहां पर खर्चा कर दी हमने? तो दो जगह पर कर दी। एक, इसने वर्क डन किया, वर्क डन ऑन पिस्टन, पिस्टन को वर्क डन कितना हुआ वो, और दूसरा उसका खुद का इंटरनल एनर्जी बदलने में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी बदलने में ये खर्चा हो गई, जिसको हम डेल्टा यू कहते हैं। इसी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदलने में ये एनर्जी खर्चा हो गई, चेंज इन टेम्परेचर। क्यों भाई, यहां तक समझ में आया सबके? ठीक है, तो ये लॉ वही कहता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is the same law. It says that Q heat energy is equals to डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस W। और ये जो लॉ है इसी को तो हम आपका थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कहते हैं। दिस लॉ इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इज इट सिंपल लॉ? नोट इट डाउन, कम ऑन। Q is equals to delta U plus W. Heat is equals to change in internal energy plus work done on the piston. Come on, write it down.
लिख लिया बेटे? यहां तक समझ में आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है लॉ? ये लॉ कहता है कि हीट हमने प्रोवाइड कर दी गैस को, उसके कारण एक्सपेंशन होगा गैस का, गैस एक्सपैंड होगी, जाहिर सी बात है ना? सिंपल सी बात है कि भाई आपकी गैस एक्सपैंड होगी तो गैस को एक्सपैंड होने दो, उसके कारण गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है। उसके कारण पिस्टन मूव करेगा। बिल्कुल सही, पिस्टन मूव करेगा। इसका मतलब पिस्टन के ऊपर मूव करने में एनर्जी खर्चा हो रही है। इसको कहा जाता है वर्क डन ऑन पिस्टन। इसी को क्या कहते हैं हम? वर्क डन ऑन पिस्टन। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, है ना? तो बाहर से हमने हीट दिया, किसी चीज को आपने हीट दिया तो उस हीट के कारण उसका टेम्परेचर तो बदलेगा ही बदलेगा ना। तो उसका टेम्परेचर बदल गया, लेकिन टेम्परेचर बदलने का रीजन क्या था? कि उसका काइनेटिक एनर्जी बदल गया। जो उसका इंटरनल एनर्जी है, जो उसका इंटरनल एनर्जी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो उसका इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी बदलने में ये एनर्जी खर्चा हो गई, और वर्क डन करने में एनर्जी खर्चा हो गई। इसलिए Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। वेरी सिंपल। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इज इट सिंपल? वेरी सिंपल। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बिल्कुल सही। आगे बढ़े। तो ये समझ में आया प्यारे बच्चों? तो यहां पर हीट जो हमने सिलेंडर को दे दी, ये हीट कन्वर्ट हो गई किस में? दो चीजों में। एक है वर्क डन, दूसरा है इंटरनल एनर्जी को बदलने में, टेम्परेचर को बदलने में, है ना? जैसे महीने में अगर कुछ इनकम आती है, सैलरी हो गई, तो लोग क्या करते हैं? तो सैलरी का एक पार्ट होता है जो खर्च करने में जाता है। बिजली का बिल भरना है, दूध का बिल भरना है, पेपर वाले को देना है ना? ग्रोसरी खरीदना है, ये करना है, मूवी जाना है, ये खाना है, वो खाना है। और दूसरा पार्ट सेविंग्स। सेविंग करते हैं ना हम, अपने अंदर खुद में संभाल लेते हैं, है ना? तो वही तो चीज है यहाँ पर। ये जो हीट बाहर से आई बेटे, वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, ये सेविंग हो गई। ये अपने अंदर समा लिया उसने, उस एनर्जी को। डेल्टा यू मतलब अपने अंदर समा लिया। और दूसरा पार्ट है जो खर्च कर दिया उसने, पिस्टन को मूव करने में खर्च कर दिया। समझ में आया? उसका एक पार्ट उसने पिस्टन को मूव करने में खर्च कर दिया। कैसे लगा ये एग्जांपल? समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम फिर से वापस आएंगे सीपीसीवी के ऊपर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ऐसा ही एक सिलेंडर है, कंसिडर करिए इस केस को, केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है? केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर को कंपेयर करेंगे हम केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम से। सब लोग ध्यान से सुनिए मैं जो बताने जा रहा हूं। ठीक है? केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर को हम कंपेयर करने वाले केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम से। कैसे? देखिए, मान लो कि आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है? और इस सिलेंडर में यहां पर लगा हुआ है ये पिस्टन। फिर से ओके, यस, दिस इज आवर पिस्टन। इसके अंदर भरी हुई है गैस, और इसको दे रहे हैं हम कुछ हीट। ठीक है बेटा? इसको हमने दे दिया हीट एनर्जी,
ओके। और ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर एक है। अब इसको कंपेयर करने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए मैं जो बताने जा रहा हूं, ठीक है? रेडी है सब लोग? ध्यान से सुनेंगे 100% अटेंशन से? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। सुनेंगे बेटे ध्यान से? 100% कमिटेड? चलो अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं इन दोनों को, ठीक है? इन दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है, देखिए इसमें, इस पहले केस में जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है? प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है और यहां पर कौन कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है? यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है? जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखने की बात करता हूं तो वॉल्यूम तो बदल सकता है ना, वॉल्यूम कैन चेंज, वॉल्यूम में चेंज, यहां पर वॉल्यूम बदल सकता है, ठीक है जी? लेकिन यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है? यहां पर वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है। अब यहां पर वॉल्यूम बदल सकता है, इसका मतलब जब मैं हीट दे दूंगा तो वो हीट का एक पार्ट डेल्टा यू में लग जाएगा। डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी को बदलने में, मतलब टेम्परेचर बदलने में, और दूसरा जो हिस्सा है इसके ऊपर वर्क डन करने में लग जाएगा डब्ल्यू में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जो है थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ। लेकिन इस केस में, सेकंड केस में क्या होगा बेटे? सेकंड केस में जब मैं लिखूं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब पिस्टन फिक्स्ड है। पिस्टन कैसा है? फिक्स्ड है। तो वॉल्यूम बदलेगा क्या? नहीं। जब वॉल्यूम बदलेगा नहीं तो पिस्टन के ऊपर कोई वर्क होगा ही नहीं, इसका मतलब वर्क डन कितना हुआ? 0। कुछ समझ में आया? पिस्टन अगर मूव ही नहीं किया तो उसके ऊपर कोई एनर्जी हमने खर्चा ही नहीं की उसको मूव करने में, इसका मतलब वर्क डन 0 हो गया। पिस्टन को हमने फेविकॉल से चिपका दिया, ऐसा समझो। है ना? तो पिस्टन मूव नहीं कर रहा है तो वर्क डन 0 हुआ। तो इस इक्वेशन में अगर वर्क डन 0 पुटअप कर दे तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ? डेल्टा यू। बाप रे बाप, ये खतरनाक सा चीज आया। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे खतरनाक है कि जितना हीट आया सारा का सारा इसका इंटरनल एनर्जी बदलने में चला गया। ऑल हीट is converted, all heat is converted into internal energy, पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करने में लग गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि महीने में इस आदमी के पास 1 लाख रुपए आए, ठीक है? इस केस में, सेकंड केस में इस आदमी के पास कितने रुपए आए बेटा? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आए तो सारे के सारे उसने बैंक में जमा करवा दिए, सेविंग कर दी। खर्च कितना किया? 0, ठीक है? खर्चा इसका 0 हुआ इस केस में। लेकिन पहले केस में इसने 1 लाख रुपए कमाया, 50 रुपए उसने वर्क डन किया, 50,000 रुपए का वर्क डन किया, मतलब खर्च कर दिए, और बैंक में सेविंग कितना की? 50,000 रुपए की सेविंग की। कुछ समझ में आया? ठीक है। अब मुझे बताइए कि कौन सी केस में टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, कम से कम हीट में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कौन सी केस में बढ़ेगा? चलो मेरा क्वेश्चन है, कौन बोलेगा? चलो मेरा क्वेश्चन समझा क्या सबको? मेरा क्वेश्चन है बेटे
कि पहली केस में कांस्टेंट प्रेशर की केस में और कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों केस को कंपेयर करके बताओ, इन विच ऑफ द केस द टेम्परेचर राइजेस फास्ट। कौन सी केस में टेम्परेचर जल्दी से जल्दी बढ़ेगा कम से कम हीट करने में? बोलो, मेरा क्वेश्चन समझो। मेरा क्वेश्चन है, क्या है मेरा क्वेश्चन? इन विच केस, in which case above temperature rises faster with less heat। कम से कम हीट में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कौन सी केस में होगा? तो यहां पर आंसर आया है, सूरज काकड़े ने एक आंसर दिया, राम ने एक आंसर दिया। बाकी लोग आंसर दो, सबको सबको देना है आंसर। एवरीवन हैज टू आंसर बेटे। गलत हुआ तो चलेगा, कोई बात नहीं, गलती करो, गलती करना बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, गलती करना बहुत अच्छी बात है। सोचो, लेकिन सोचो, मैं जो बता रहा हूं सोचो, पहली केस में कि दूसरी केस में। सब लोगों को आंसर कंपलसरी देना है, आंसर इज कंपलसरी। कौन सी केस में टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा कम से कम हीट में? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का सही है, बहुत सारे लोगों का सही है। आदित्य का सही है, समृद्धि का भी सही है, प्रणव सही है, प्रथमेश सही है, राम सही है, सूरज करेक्ट। द आंसर इज इन सेकेंड केस, इन कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा। क्यों? टेम्परेचर कब बढ़ता है बेटा? टेम्परेचर तब बढ़ता है जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। अभी अभी तो बताया मैंने, टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। इंटरनल एनर्जी जल्दी जल्दी कौन सी केस में बढ़ रही है? सेकेंड केस में। क्यों? क्योंकि जितना हीट आया सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में ही चला गया। जितना हीट आया सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला गया। पहली केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर की केस में जितना हीट आया वो इसकी इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ा रहा है, खर्चा भी कर रहा है ना? तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा। यहाँ पर टेम्परेचर को बदलने में ज्यादा हीट लगेगा, यहाँ पर टेम्परेचर को बदलने में कम हीट लगेगा। कुछ समझ में आया? इसीलिए जब आप खाना पकाते हो तो उसके ऊपर ढक्कन रखते हो, इसलिए जब आप खाना पकाते हो तो उसके ऊपर ढक्कन रखा जाता है। यस और नो? प्रेशर कुकर क्या है? प्रेशर कुकर का फॉर्मूला वही है ना? क्यों भाई प्रेशर बढ़ा रहे हो आप, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हो? कुछ समझ में आया? अपने डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, अपने डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। जब आप पानी के ऊपर प्लेट रख देते हो तो उससे उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने से जल्दी जल्दी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। क्यों भाई? डू यू फॉलो? इज इट इंटरेस्टिंग? जस्ट टाइप वाओ इन द कमेंट बॉक्स। ये एग्जांपल अगर समझ गया है, इससे कुछ सीखने को मिला है, जस्ट टाइप वाओ इन द कमेंट बॉक्स। समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। सो इस एग्जांपल को लिख लो और इसका रीजन भी लिख लो। क्या रीजन है इसका? कि इन सेकेंड केस all the heat is converted into internal energy। अच्छा, ऊपर भी लिखा है हमने, ओके।
इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। इंटरनल एनर्जी को बदलने में सारी हीट लग गई, इसलिए टेम्परेचर राइजेस विथ इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर राइजेस विथ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जैसे जैसे बदलती है वैसे टेम्परेचर बदलता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर is a function of internal energy। Temperature is a function of internal energy। ठीक है, लिख लो जी, एनर्जी वालों लिख लो जी। समझ में आया? वेरी गुड। तो खाना पकाते समय हम चीजों को ढकते हैं ताकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ताकि वो जो वाटर वेपर्स उसमें से बाहर आ रहे हैं तो वो उसका प्रेशर बढ़ाए, है ना। और वो प्रेशर बढ़ाने के कारण क्या होगा कि उसका इंटरनल एनर्जी तुरंत बढ़ जाएगा। इंटरनल एनर्जी तुरंत बढ़ेगा तो उसके कारण टेम्परेचर तुरंत बढ़ेगा। ठीक है, और यही कारण है कि जब हम सीपी और सीवी की बात करते हैं तो सीपी जब बोलते हैं, सीपी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, है ना। और यहां पर सीवी की बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटे किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए सीपी हमने कैलकुलेट कर लिया। मेरे पास एक गैस है मान लो, ठीक है। तो इस गैस को पहले मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा और देखा कि 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितना हीट एनर्जी लगता है। वो है Q अपॉन एन डेल्टा टी, वो है सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये कहां पर है? कांस्टेंट प्रेशर पे, राइट। और प्यारे बच्चों सीवी के लिए हमने क्या कर दिया, इसी गैस को, गैस वही है, टेम्परेचर उतना ही चेंज करना है 1 केल्विन से, इसका टेम्परेचर बदलना है। तो हमने जो हीट प्रोवाइड की तो Q अपॉन एन डेल्टा टी, तो बाकी सब सेम है, लेकिन इसमें हीट, सीवी की केस में हीट कम से कम हीट में काम हो जाएगा, है ना। कम से कम हीट में काम अपना हो जाएगा। और सीपी के केस में ज्यादा हीट लगेगा। ज्यादा हीट क्यों लगेगा सीपी के केस में? क्योंकि इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क डन, खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, वर्क डन भी होगा, और इसके लिए सीपी के केस में ज्यादा हीट लगेगा, मोर हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पर मोर हीट रिक्वायर्ड है, यहां पर लेस हीट रिक्वायर्ड है, लेस हीट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब सीवी का वैल्यू कम होगा सीपी से हमेशा, इसीलिए लिख देंगे अपन कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। Cp is always greater than Cv for the given gas, for given gas। किसी भी गैस का Cp ढूंढो और Cv ढूंढो तो ये देखा जाएगा कि Cp is always greater than Cv। Why? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में कम से कम एनर्जी में अपना काम हो जाएगा टेम्परेचर को बढ़ाने का। ये पॉइंट समझा क्या सबको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। Cp ग्रेटर देन Cv वाला कॉन्सेप्ट समझा क्या? अगर समझा हो सो टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। Cp इज ग्रेटर देन Cv। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आई होप
all of you, you are getting lot of value, you are getting the right understanding, conceptual clarity in these lectures. Okay, so ऊपर का लिखना बाकी है, लिख लो, कोई बात नहीं. You can see this lecture. I will upload it right now. Okay, you can see this lecture also.